वेलकम बैक इन माय दिस क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रिया। एक्चुअली क्या है कि ये बच्चों की तरफ से रिकमेंडेशन था कि उन्होंने पूछा था कि भाई केमिकल इक्विलिब्रिया सर आप कब वीडियोस बनाओगे। तो मैंने उनका कहा था कि भाई जितना पॉसिबल होगा उतना जल्दी से जल्दी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट के ऊपर। ये मेनली किस में आता है, जूलॉजी ऑनर्स और मैथ ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में ये टॉपिक आता है। आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में है ये, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रिया को पढ़ने से पहले कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, तो एक और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसको कहेंगे, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में और वापस बैक प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट। यानी कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें आर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, बट उसी वे से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, आर में कन्वर्ट। कहने का मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ इस ए पॉइंट के हूँ, मैं ए से बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट पे जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि भाई मेरे को वापस बैक ए पॉइंट पे जाना, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, घर है, मेरा यहाँ पे क्या है, घर है, ठीक है। मेरे को, मैं घर से निकला, मैं घर से गया अपने स्कूल में गया, ठीक है। तो यहाँ से होम से स्कूल गया, वापस तक स्कूल से कहाँ आ जाऊंगा, होम में। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस है, नॉट द रिएक्शन। यहाँ मैंने किसका एग्जांपल दे दिया, प्रोसेस का एग्जांपल। बट रिएक्शन के केस में देखा जाए तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट वापस बैक रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेबर रिएक्शन है कि N2 3S2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, 2NH3। तो वहां पे होता क्या है कि रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिनसे जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बट वापस बैक प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी रिएक्शंस का एग्जांपल देख लो जरा, KClO इसके साथ रिएक्शन करा दो, KClO3 का डिकम्पोजिशन करा दो, KClO3 का डिकम्पोजिशन कराएंगे, KClO3 का डिकम्पोजिशन करा दो, क्या बनेगा, KCl प्लस O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे KCl प्लस O2 का फॉर्मेशन। तो यहाँ से जो KClO3 है ये तो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, बट ये प्रोडक्ट वापस बैक, यानी कि अगर मैं इसको ये लिख दूं कि KCl प्लस O2 से क्या मैं KClO3 बना सकता हूं, तो भैया जी मैं उसको नहीं बना सकता। और इसी प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा क्या, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापस बैक रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। आई होप यहाँ पे आप लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आई है। बट क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि इक्विलिब्रिया किसको कहें, इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया एक प्रकार से एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि होती तो रिवर्सिबल हैं, बट यहां रिवर्सिबल में ये कोई कंडीशन नहीं कहा मैंने कि भाई जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट का डिसोसिएशन का रेट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट दोनों क्या हो, सेम हो। या मैं सिंपल वर्ड में कहूं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। ये मैंने यहाँ पे इरिवर्सिबल केस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। हो सकता है रिएक्टेंट में प्रोडक्ट फास्टली हो रहा हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट स्लोली हो रहा हो, ये भी हो सकता है, दोनों इक्वल हो। मैं नहीं कहूंगा नहीं हो सकता है। बट केमिकल इक्विलिब्रिया कब होगा, जब रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर रेट फॉरवर्ड का और रेट बैकवर्ड, यानी कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी रेट से प्रोडक्ट वापस बैक रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो किसका नाम चला जाएगा जी, केमिकल इक्विलिब्रिया में पहुंच जाएंगे हम।
ठीक है। इसका एक एग्जांपल होता है क्या कि जब भी हम जैसे मान लो ये अपने पास क्लोज वेसल है जिसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है, जिसमें हमने क्या भर रखा है, यहाँ पे ये पानी भर रखा है, वाटर भर रखा है, यहाँ पे वाटर, और नीचे से मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ। ये वेसल कैसा है, दैट इज द क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड वेसल है यहाँ पे, ठीक है, क्लोज वेसल है। पर जैसे जैसे मैं हीट दूंगा तो यहाँ पे वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, दैट इज द वेपर स्टेट में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। अपने को सपोज दिखाई भी देगा, पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होना स्पष्टली दिखाई देगा, बट एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, एक स्टेज ऐसे आ जाएगी जहां पे हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो वाटर वेपर है उसका फॉर्मेशन वहां पे हो नहीं रहा, या मैं ये कहूँ कि लिक्विड वाटर है, वो लिक्विड वाटर की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज नहीं हो रहा, ऐसा अपने को प्रतीत होगा। मतलब कि उस कंडीशन के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर, वो स्टेज कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो रेट है इवेपोरेशन का वो बराबर किसके हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, और इसी को हमको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जिस रेट से पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होगा उसी रेट से वापस बैक वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि भाई अगर कोई अपने पास कोई केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मैंने इसके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, उसको आप ध्यान से देखना। लॉ ऑफ मास एक्शन एक पढ़ा रखा है, केमिकल काइनेटिक्स में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां पे आप लोग इसको पढ़ोगे कि किस प्रकार से क्या होता है। हम निकालने की कोशिश करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, किसी भी रिएक्शन, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस प्रकार से निकालें। तो अपने पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन मान लीजिए है A ऑफ A प्लस B ऑफ B इक्विलिब्रियम विद C ऑफ C प्लस D ऑफ D। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ दो स्टेप है। पहले स्टेप में क्या है, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हो क्या रहा है कि A ऑफ A जो है वो B के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C प्लस D ऑफ D। इसका जो रेट होगा अकॉर्डिंग टू रेट होगा वो कितना होगा, A की पावर A B की पावर B। यहाँ K के साथ क्या आएगा, फॉरवर्ड, तो KF लिख देता हूँ। ये किसके अकॉर्डिंग दिया हमने, ये दिया है जी, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये रेट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन है। दैट इज द अपने पास क्या है, एक बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है कि जो CC और DD था, फॉरवर्ड के अंदर जो प्रोडक्ट था, बैकवर्ड के अंदर वो किसका काम करेगा, रिएक्टेंट का काम करेगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, A ऑफ A प्लस B ऑफ B में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं इस रिएक्शन का रेट क्या लिखता हूं, वो आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K ऑफ B फॉर द बैकवर्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म दैट इज द C, और इसकी पावर में वही जो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एंड D, और इसकी पावर में कितना आ जाएगा, D। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेज होगा तो वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो यहां से आप वो चीज भी देख सकते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड कितनी है, ये रहा, दैट इज द KF A की पावर A B की पावर B इज इक्वल टू KB C की पावर C D की पावर D। तो ठीक है, यहाँ से KF बाई K B की वैल्यू निकालता हूँ, क्या निकलेगी, C की पावर C B की पावर D अपॉन A की पावर A
एंड बी की पावर बी, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये किसकी टर्म में है, कंसंट्रेशन की टर्म में है, तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ Kc से, यानी कि K ऑफ C जिसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी बराबर आएगा, C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। ठीक है, ये वैल्यू अपनी निकल के आई। कहने का मतलब क्या है, डिफाइन कर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, रेशियो है किसका, रेशियो किसका है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू इट्स पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिनेशन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू इट्स पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां से आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया। अब कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई आप ये तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है कंसंट्रेशन की टर्म में, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है भाई राइट एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर की टर्म में लिखो, प्रेशर की टर्म में लिखना है, तो वो देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा, उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसमें, यानी कि एक रिलेशनशिप है केपी और केसी के बीच में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है। मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, केसी की वैल्यू पता है मेरे को, यहाँ लिख देता हूं, केसी की वैल्यू क्या है, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। रिएक्शन क्या है, ए बी बी इक्विलिब्रियम विद सी सी प्लस डी डी, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां देखो अब मैं थोड़ा सा वहां चलता हूं, कहां पे, आइडियल गैस इक्वेशंस। आइडियल गैस इक्वेशन कहती क्या है, हमें देखते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन कहती क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन ये कहते हैं पीवी किसके बराबर होता है जी, एनआरटी के बराबर होता है। ठीक है, पीवी किसके बराबर, एनआरटी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, P इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू में आरटी। अब बात आई है एन अपॉन वी क्या बताता है, एन अपॉन वी हमें बताएगा क्या, एन अपॉन वी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और कितने नंबर ऑफ मोल्स एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, सोलिबिलिटी भी यही होती है, सोलिबिलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या जाता है, नंबर ऑफ अमाउंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। यहाँ कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है यहाँ पे वो क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, और सोलिबिलिटी क्या होती है, ग्राम पर लीटर। एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द कंसंट्रेशन, या एक लीटर में कितना अमाउंट इन ग्राम में, दैट इज द सोलिबिलिटी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बनी, दैट इज द P इज इक्वल टू C इंटू आर ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आई, दैट इज द P अपॉन आर टी। ठीक है, C की वैल्यू बोले तो यहाँ पे जो C ऑफ C है, कंसंट्रेशन ऑफ C है, कंसंट्रेशन ऑफ C किसके बराबर आएगा, प्रेशर ऑफ C का अपॉन आर टी। सिमिलरली कंसंट्रेशन D का क्या आएगा, कंसंट्रेशन D का आएगा P ऑफ D अपॉन आर टी। सिमिलरली क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A किसके बराबर, P ऑफ A अपॉन आर टी। सिमिलरली C ऑफ B की वैल्यू क्या आएगी, B की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू PB अपॉन में आर टी। ये जो चारों वैल्यू हैं, ये चारों वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, और अपना आंसर वहां से निकल के आ जाएगा। देखते हैं क्या निकलेगा, देखो वो ये निकलेगा, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, कि C इज इक्वल टू C ऑफ C की वैल्यू क्या है, PC अपॉन आर टी, पावर कितनी है C, एंड PD अपॉन आर टी, पावर कितनी है D।
अपॉन पी सी अपॉन आर टी, पावर कितनी है ए, एंड पी सी नहीं पी ऑफ ए, एंड यहाँ पे क्या है पी ऑफ बी अपॉन आर टी पावर ऑफ बी। ठीक है, पावर ऑफ यहाँ पे बी आ गया। ओके, ये अब ये मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसको सोल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना। के ऑफ सी की वैल्यू क्या आई, दैट इज द पी सी की पावर सी, यहाँ पे क्या आई पी सी की पावर सी, पी सी की पावर सी अपॉन आर टी की पावर सी डॉट पी डी की पावर डी अपॉन आर टी की पावर डी। अपॉन में क्या आया पी ऑफ ए की पावर ए आर टी की पावर ए डॉट पी बी की पावर बी आर टी की पावर बी। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई पी ऑफ सी की पावर सी पी ऑफ डी की पावर डी। इसके नीचे क्योंकि ये वाली टर्म कहाँ जाएगी, ये वाली टर्म तो जाएगी यहाँ पे, और ये वाली टर्म कहाँ जाएगी यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे वैल्यू बनेगी पी ऑफ ए की पावर ए पी ऑफ बी की पावर बी। डॉट में क्या आएगा, ऊपर क्या मिलेगा आर टी की पावर ए आर टी की पावर बी, नीचे क्या मिलेगा आर टी की पावर सी इंटू आर टी की पावर डी। ठीक है, इनको हम सबको मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये टर्म क्या बनी, दैट टर्म इज नोन एज द केपी, दैट टर्म इज नोन एज द केपी। ठीक है, क्योंकि केपी की वैल्यू क्या होती है, वो यही होती है कि प्रोडक्ट की प्रेशर की मल्टीप्लीकेशन टू रिएक्टेंट का प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द केपी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, दैट इज द केसी इज इक्वल टू केपी डॉट आर टी की पावर कितनी हो जाएगी ए प्लस में बी माइनस सी प्लस में डी। यदि यहाँ पे इफ अपने पास ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी हो, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी में क्या हो 1 1 1 1 हो जाए, सभी इक्वल हो जाए, या तो 1 1 मिले या 2 2 2 या 3 3 3, तो उस केस में केसी किसके बराबर आएगा केपी की पावर में आर टी क्या बन जाएगी 0, किसी की पावर 0 दैट इज द 1, यानी कि केपी केसी की क्या होगा बराबर कब होगा, जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उस केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों साइड क्या हो इक्वल हो। यानी कि यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे अभी एग्जांपल लिखा था, हेबर प्रोसेस नहीं था वो एग्जांपल, क्या लिए लो H2 + I2 इक्विलिब्रियम विद 2HI, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल हैं, यहाँ 2 नंबर मोल है, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना केसी आएगा कितना केपी आएगा, तो इस रिएक्शन में केसी इज इक्वल टू केपी ही आएगा, क्योंकि बोथ साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे इक्वल है। आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया है। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, ये तो कहाँ बात आई प्रेशर की टर्म में हम लोगों ने ये बात लिख दी है। अब हम कहाँ देखें, मतलब किस में चले, हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मोल फ्रैक्शन की टर्म में नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम जब निकालेंगे तो वहाँ पे क्या यूज होगा, दैट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वहाँ पे यूज होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन आप स्वयं कर लेना, मैं बताता हूँ देखो किस प्रकार से करना है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखते हैं क्या आता है, मोल फ्रैक्शन मतलब के एक्स की टर्म में, के एक्स की टर्म में मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसकी पावर बी, इसकी पावर इसकी पावर सी, इसकी पावर डी। ये अपने को निकालना है कहाँ से, पी के बीच में। के पी की वैल्यू पता है, के पी की वैल्यू कितनी है, पी ऑफ सी की पावर सी, पी ऑफ डी की पावर डी, पी ऑफ ए की पावर ए एंड पी ऑफ बी की पावर बी। देखो यहां से हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है अकॉर्डिंग टू, मैं चलता हूं पार्शियल प्रेशर की टर्म में,
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि ये लॉ हमें बताता है क्या है, एक रिलेशनशिप देता है, एक रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में, मोल फ्रैक्शन, किस किस के बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म में। ठीक है, वो कितना आता है वो अपने को यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से कितना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आएगा। ओके, वो देखते हैं किस प्रकार से क्या निकालें। अब देखो यहाँ करते हैं थोड़ा सा सोल्व इसको। डाल्टन्स लॉ जैसे क्या कहता है पहले वो एक्सप्लेन करते हैं। ये अपने पास कोई भी एक कंटेनर है, कोई भी अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है। मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार की गैसेस इस गैसेस मिक्सचर में क्या है, ये क्या है, गैसेस मिक्सचर है। इसमें 6 प्रकार की गैस प्रेजेंट है। अलग अलग प्रेशर होगा। जैसे मान लो इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसका P3, इसका P5, इसका P6, इसका क्या होगा P4। सब अलग अलग प्रेशर है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअली यदि गैस का प्रेशर है, गैस कितना इंडिविजुअली प्रेशर अप्लाई कर रही है, दैट इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर। और टोटल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर का आप क्या कर दो, पार्शियल प्रेशर का आप क्या कर दो, सम कर दो। और यही होता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, जब भी हम गैसेस को आपस में मिक्सअप करेंगे तो जो टोटल प्रेशर बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, सभी पार्शियल प्रेशर का यदि मैं सम कर दूं तो टोटल प्रेशर बन जाएगा यहाँ पे। पर मेरे को तो मतलब किससे है, इस P1 से मतलब है, पार्शियल प्रेशर से मतलब है। तो डाल्टन्स लॉ कहता है भाई कोई बात नहीं, पार्शियल प्रेशर भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालेगा कि टोटल प्रेशर का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन है, ये कुछ ना कुछ क्या है, फ्रैक्शन है कि भाई P1 टोटल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे मैं कह दूं सबका, जैसे यहाँ पे इसका कह दो ये कितना परसेंट कर रहा है, 10% काम में आ रहा है। ये भी कितना आ रहा है 10, ये कितना आ रहा है 20, ठीक है। ये कितना आ रहा है 20, ये कितना आ रहा है 10, कितने हुए 10 20 40 60 60 70 और ये कितना है 30। यानी कि 1 का कितना पार्टिसिपेशन है, 10% है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 हो जाएगी। टोटल को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, P1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि अपने पास दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर B, दोनों ने मिलकर कितने अंक लिए, दैट इज द 500 अंक लिए। अब मेरे को बताओ A ने कितने अंक लिए। यदि मेरे को ये पता है कि A ने टोटल का 3/4 नंबर लिए हैं, 3/4, यानी कि टोटल ने कितना, A ने कितना नंबर लिया है 500 मल्टीप्लाई 3/4, आंसर कितना आएगा, दैट इज द कितना आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल होगा तो 2 250 125 25 75 और 375 A के नंबर है। ठीक है, सेम केस यहाँ है। यहाँ P किसके बराबर आएगा, दैट इज P बराबर आएगा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्रेशर। ठीक है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्रेशर। ये जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है ये हम किसको नाम देंगे, फ्रैक्शनल क्वांटिटी के ऊपर क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट, पहले का मोल फ्रैक्शन कितना है इनटू में टोटल प्रेशर। क्योंकि हम गैस की बात करेंगे तो गैस में फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर समझना हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, एक बार दोबारा से रीड कर लेना, पता लग जाएगा। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन डॉट में P, ये कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे है क्या, Pc है। Pc किसके बराबर होगा, दैट इज द Xe इनटू में P। सिमिलरली Pd किसके बराबर होगा, Xd डॉट में P। Pa किसके बराबर होगा, X ऑफ A डॉट में P। P ऑफ B किसके बराबर होगा, दैट इज द Xb डॉट में P। यहाँ पे पुट कर दो आप। Kp की वैल्यू क्या थी, दैट इज द Pc की पावर C, Pd की पावर D अपॉन में P ऑफ A की पावर A, P ऑफ D की पावर B। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू थी। ठीक है, पुट करो भाई। Pc की वैल्यू कितनी है, Xc की पावर Xc इंटू P इसकी पावर C, Xd इंटू P इसकी पावर D अपॉन X ऑफ A इंटू में P इसकी पावर A एंड X ऑफ B इंटू में P इसकी पावर कितनी आएगी
बी। तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स सी की पावर सी डॉट पी सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी डॉट पी डी की पावर डी, अपॉन में क्या है एक्स ए की पावर ए एंड पी की पावर ए, एक्स बी की पावर बी इंटू में पी की पावर कितनी है बी। ये मेरा क्या आया है, आंसर आया है। इसको हम थोड़ा सा अब क्या करेंगे, टैली करेंगे थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो क्या आ गया, देखते हैं। यहाँ पे केपी किसके बराबर था, केपी किसके बराबर था, दैट इज द बाई एक्स सी की पावर सी डॉट एक्स डी की पावर डी अपॉन एक्स ए की पावर ए एक्स बी की पावर बी। यहाँ ऊपर क्या हो गया, p की पावर कितनी आ गई सी प्लस डी और नीचे गया p की पावर a प्लस में b। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, दैट इज द k ऑफ x, दैट इज द k ऑफ x, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। डॉट में क्या आ जाएगा, p की पावर c प्लस डी माइनस a माइनस ऑफ b। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप निकाल दिया, kp और kx में क्या रिलेशनशिप है। यदि ए बी सी डी आपस में सारे बराबर हों, ए बी सी डी यानी कि बोथ साइड, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, यदि नंबर ऑफ मोल्स आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा, Kp बराबर Kx, यानी कि इफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी हो तो उस केस में क्या होगा, Kp बराबर Kx होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि इफ ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी हो तो उस केस में भी क्या होगा, Px बराबर Kx की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा जो डेटा है जो मैंने बताए, अलग अलग फॉर्मूलाज बताए, ये आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो इसको आप देखते रहिए और यदि और अपडेट यदि आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।